हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। तो स्पेक्ट्रम आपको मॉडर्न हिस्ट्री सारा कंप्लीट करा देगा, आपको इसमें कुछ नहीं छूटेगा। एक एक लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के सारे पोर्शन, मॉडर्न के सारे पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे और फिर दूसरा कोई सोर्स के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने स्टार्ट किया था यूरोपियों का आगमन। तो इसमें हमने लगभग पुर्तगालियों के बारे में अच्छी खासी जो है डिस्कशन कर लिए, बातें कर लिए। तो अब एक घटनाक्रम ज़रा सा देख लेते हैं कि कैसे पुर्तगाली का घटनाक्रम क्या रहा। तो देखिए, सबसे पहले मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, यानी कि केरला पहुंचा था। फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग बनाया, कोचिन में बनाया। तीसरा घटना 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा कन्नूर में जो है दुर्ग स्थापित किया। दुर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे, दुर्ग का मतलब होता है किला। और किला बनाने का मकसद तो साफ यही होता था कि वहाँ पर अपना पावर को इस्टेब्लिश करना था और अपने शत्रुओं से अपने हितों को प्रोटेक्ट करना, ये मकसद होता था किला बनाने का। चौथा घटना 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। ठीक है, 1509 में क्या किया अल्मीडा ने, क्या किया, जो वायसराय बन करके आया था। 3 साल के लिए वायसराय बन रहा था पुर्तगाली। पुर्तगाल के राजा के द्वारा जो है यहाँ पर डेलीगेशन भेजा जाता था। 3 साल के लिए एक व्यक्ति को वायसराय बनाया जाता था, तो 3 साल तक उनका टर्म होता था। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था 1505 में ही, और 1509 में इसने कमाल कर दिया गुजरात और मिस्र के बेड़े को हरा करके। ठीक है, हालांकि इसका बेटा भी इस लड़ाई में मारा गया था, लेकिन फिर इसने बाद में अच्छे तरीके से उसका भी बदला लिया था। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांस डी अल्बुकर को वायसराय बनाया गया। तो अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। तो देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1505 में अल्मीडा को बनाया गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और 1509 ईस्वी में बनाया गया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अब फिर छठा घटनाक्रम ये हुआ 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। देखिए मलाया, देखिए कहाँ पर है, मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। तो देखिए, तो इस पर अपना देखो स्टेट ये क्या होता है, ये जो स्टेट होता है, ये चीज़ की ये क्या होता है। देखो, समुद्रों के बीच में जो बीच का जो रास्ता होता है, मतलब अगल बगल में देश है, अगल बगल में कंट्री है, और बीच में थोड़ा सा पैसेज है, मतलब पानी का मतलब रास्ता है उधर से जाने के लिए, और अगल बगल में जो है लैंड है, सरफेस है। तो उस स्टेट को जहाँ से शिप क्रॉस कर सकता है, गुजर सकता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं ना, उस जगह को स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, स्टेट, तो जहाँ जो कि बहुत ही सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा रखता है वो, जो कि वहाँ से जहाज़ वगैरह जो है काफ़ी पास होता है, और चुंगिया भी वहाँ पर टैक्स भी वसूले जाते हैं। तो पुर्तगालियों ने मलक्का द्वीप पर जो अधिकार कर लिया था 1511 में अल्बुकर्क के वायसराय के पद के दौरान। फिर 1515 में 7वां घटना यह हुआ, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज पर भी अधिकार कर लिया, स्टेट ऑफ हरमुज। अब देखिएगा ईरान यानी कि देखिएगा खाड़ी देश के पास ये आपको मिलेगा स्टेट ऑफ हरमुज। इसको भी देखिए, स्टेट ऑफ मलक्का को भी कब्जा कर लिया, स्टेट ऑफ हरमुज को भी कब्जा कर लिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया था, इसने गुजरात और मिस्र को भी कब्जा कर लिया था। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाय द्वीप स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया, और 1515 में फिर क्या हुआ, स्टेट ऑफ हरमुज पर भी कब्जा कर लिया, और इसके कब्जा करने के बाद अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके कब्जा के बाद अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। तो 1530 से फिर शुरू होता है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारत की राजधानी बना ली। ठीक है, यानी कि अपने क्षेत्र की राजधानी बना ली, भारत में गोवा को राजधानी बना लिया। फिर 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप एक हमारा एक प्रोविंस था वहाँ पर, ठीक है, उसको भी अपने अधिकार में कर लिया। 1589 में में क्या किया, पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। दमन भी हमारा एक प्रोविंस था, उस पर भी अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों ने तुर्कों के बीच समझौता हुआ, पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच। और 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। देख रहे बात, 1596 में क्या हुआ, डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। हाँ, यानी कि अब जब अंग्रेज आ गए तो फिर पुर्तगालियों की थोड़ा हालत टाइट होनी शुरू हो गई थी। फिर 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित कर लिया।
पुर्तगालियों की पिटाई हो गई, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा। इंग्लैंड के द्वारा पिटाई हुई। 1612 में फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित कर लिया सूरत में। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। देख रहे हो अब घटनाक्रम कैसे चेंज हो रहा है। 1600 ईस्वी के बाद फिर डच और अंग्रेज यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। पुर्तगालियों का खेल 1600 के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे अंग्रेज आया 100 साल तक पुर्तगाली यहाँ पर अपना 1498 से लेकर के कह सकते हो कि लगभग करीब 1600 तक ठीक ठाक था, लेकिन 1600 आते आते पुर्तगालियों का सूरज डूब गया। 1941 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया और 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। श्रीलंका पुर्तगालियों के पास था 1659 तक और इनके हाथ से चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीत कर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। मतलब देखिए, अब डच ने पूरी तरीके से पुर्तगालियों को हरा दिया 1663 में, और फिर ये जो हार थी पुर्तगालियों की सबसे बुरी हार थी। फिर इसके बाद ये उभर नहीं पाए। तो ये घटनाक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि ठीक है, ये घटनाक्रम मैंने पहले आपको दिखा दिया। यहाँ से थोड़ा सा कुछ और बातें पहले जान लेते हैं। तो शाहजहाँ और पुर्तगालियों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहा। तो शाहजहाँ थोड़ा सा, चूँकि आपको हम पहले बता चुके हैं, पुर्तगालियों का भारत में 2 ही मकसद था। पहला मकसद था व्यापार करना, दूसरा मकसद था ईसाई मत का प्रचार करना। तो ईसाई मत का प्रचार करने के लिए पुर्तगाली एक मौका भी नहीं छोड़ते थे, ठीक है। अकबर को किस तरीके से मोटिवेट करने के लिए कितने डेलीगेशन भेजे गए, 1 2 3 4 5, लेकिन पुर्तगाली थक करके आजिज हो गए और उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये मानने वाले नहीं हैं और इनके पास डेलीगेशन भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट टाइम जब अकबर ने कहा था कि भाई साहब डेलीगेशन भेजो, तो पुर्तगाली के जो वायसराय था बड़ा प्यार से अकबर को कहा कि जहाँ पर ना आप रहने दीजिए, आप हमारे पास वक्त नहीं है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उनको ऐसा कहना पड़ गया। तो शाहजहाँ के साथ थोड़ा सा क्या रहा, शाहजहाँ थोड़ा ये था कि 25 दिसंबर को कभी धूमधाम से मनाया करता था, और थोड़ा सा मेरी जो चित्र है उसके प्रति इसकी आस्था थी, जीसस क्राइस्ट की जो चित्र थी उसके प्रति इसकी आस्था थी, और कुछ जो सिंबल थे ईसाई मत के जो सिंबल उसके प्रति ये आस्थावान थे। तो इसको लेकर पुर्तगालियों भी काफ़ी मतलब शाहजहाँ को लेकर काफ़ी मतलब आस्थावान हो गए कि लगता है कि शाहजहाँ जो है ये ईसाई मत को जो है अपना लेगा, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पुर्तगालियों की गतिविधियाँ 1579 में क्या हुआ, शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट पर समिट कर दिया गया था, और जो बंगाल के सदगांव से थोड़ी दूरी पर था और वहाँ से व्यापारी गतिविधियाँ संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों का निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली और उनके व्यापार को सदगांव से, देखिए सदगांव वो इलाका है जिसको आप कोलकाता कहते हो ना, वहीं पर ये चीज़ें जो है चल रही है। तो नए पत्तन हुगली की ओर प्रस्तावित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, हर्षवर्धन का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से आरोपित करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। तो ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रह में भारी नुकसान उठा पड़ा। ठीक है, पुर्तगाली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको एक थोड़ा सा फरमान प्राप्त हो गया 1579 में शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है, और ये फरमान का अब ये क्या कर गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कृत्यों से उन्हें कस्टम राजस्व से संग्रह में भारी नुकसान उठाना पड़ा और अहंकारी और घमंडी पुर्तगाली न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुसलमान बच्चों को खरीद कर बंदी बनाकर दास व्यापार भी शुरू किया। देखिए, ये जो हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, खुद को PhD कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम मास्टर हैं, हमारे पास मास्टर की डिग्री है, वो भी आजकल यही बात कहते हैं कि ग़ुलाम की जो परंपरा है, ये ग़ुलाम की परंपरा केवल और केवल इसके जिम्मेवार मुसलमान हैं। ये लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? इन लोगों को पढ़ना चाहिए। खाली एग्ज़ाम दे करके पास हो जाते हैं या फिर ऐसे ही बस। तो ये कौन कर रहा था यहाँ पर? ये पुर्तगाली कर रहे थे। हिंदू और मुसलमान बच्चे और बच्चियों को बेच रहे थे ये लोग, ठीक है। कहाँ? पुर्तगाल में जा कर के बेच रहे थे, इंग्लैंड में जाके बेच रहे थे, ठीक है। तो हुगली पर अधिकार, हुगली जानते हो आप कोलकाता में है। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं थी, ना तो दीवार था, ना ही परकोटा। जाहिर सी बात है कि उस वक्त बिल्कुल खुला ही होगा। मात्र कीचड़ और तदबंद पशु था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को तकरीबन 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए।
अधिकतर जहाज़ खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप के पार कर गया। ठीक है। तो लेकिन वहाँ व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए और मुग़लों के तकरीबन 1000 लोग मारे गए और 400 लोगों को बंदी बना लिया गया और बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या रास्ता स्वीकार करने को विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको वो लोग एक्सप्लेन करेगा जो इस्लाम को जानता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि तकरीबन 1000 लोग मारे गए और 400 लोगों को बंदी बना लिया गया। अब बंदियों को क्या किया गया? इस्लाम धर्म अपनाने या रास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। अब आपको क्या लगता है, अकबर मुसलमान था क्या? सॉरी, वो एक रूलर था। ठीक है ना। मैं अकबर को मुसलमान कहूँगा, ना मैं बहादुर शाह जफ़र को, ना मैं बाबर को, ना मैं जहांगीर को, ना मैं हुमायूं को, ना मैं इन लोगों में नहीं कहूँगा। इन लोगों में रूलर कहूँगा। ये रूलर थे और रूल करने के लिए ये अपने केवल फ़ायदे देखते थे कि उनके किस काम में उनका फ़ायदा है, वो क्या करे जिससे कि उनका हित जो है बरकरार रहे। तो उसी के अनुकूल वो चलते थे। उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस्लाम की बात करोगे तो क्या ये जो काम अगर वो कर रहा है, क्या वो इस्लाम के अनुकूल है? नहीं, 100% गलत है। नहीं है। पहली बात ये है कि 1000 लोग, 400 लोग को बंदी बना लिया गया। ठीक है। जंग में मारे गए 1000 लोग, 400 लोग पकड़ा गए। तो अब 400 लोग जो पकड़ा गए तो उनके सामने इन लोगों ने क्या किया कि भाई तुम लोग इस्लाम कबूल करो या फिर दास्ता स्वीकार करो। चीज़ें अब क्या है, अब क्या होनी क्या चाहिए थी, इन लोग के साथ होनी क्या चाहिए थी? देखो, पहली बात है कि लड़ाई की कंडीशन में आपको बता दूं। देखो, इस्लाम में लड़ाई जब भी होगा तो अमन के लिए होगा। मतलब कोई जुल्म जालिम है, कोई ज़मीन पर फसाद फैलाना चाहता है, ज़मीन के बैलेंस को बिगाड़ना चाहता है, तो उसका हाथ पकड़ने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए आप उसका हाथ पकड़ो। अगर आप जालिम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो वो ज़मीन पर फसाद कर देगा, और अगर फसाद कर देगा तो फिर इंसान कैसे चैन से रहेंगे? तो आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। अगर आप हाथ पकड़ोगे तो लड़ाई होगी। तो इस्लाम लड़ने के लिए तब कहता है कि जब ज़मीन पर अमन कायम ना हो, जब पीस इस्टेब्लिश ना हो, तो पीस कायम करने के लिए उन लोगों को पकड़ो जो लोग पीस कायम नहीं होने दे रहे, यानी कि जो शांति को भंग कर रहे, जो लोग शांति को भंग कर रहे, उन लोगों को चैलेंज करो कि तुम शांति को भंग ना करो, तुम फसाद ना करो, तुम ज़मीन पर नाइंसाफ़ी और जुल्म ना करो। पहली बात ये हो गई। और अगर वो बाज आ जाए, मतलब ये कह दे कि नहीं भाई मैं जुल्म नहीं करता, तो ठीक है, आप उनके साथ ट्रीटी कर लो, आप उनके साथ समझौता कर लो, चीज़ें ठीक कर लो, लड़ाई नहीं है। अगर वो पलट बाज आ जाए, लेकिन अगर वो बाज ना आए, वो इस बात में एग्री ना करे, तो फिर आपको उसके लिए खुला चैलेंज है कि भाई पीस तो कायम होकर के ही रहेगा, जुल्म नहीं होने देंगे, गरीबों का निवाला छीनने नहीं देंगे, फसाद फैलाने नहीं देंगे। ठीक है। तो इसके लिए तब क्या करना पड़ेगा? उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाथ पकड़ेंगे तो लड़ाई होगी। तो पहला कंडीशन इस्लाम में लड़ाई की है, ये अमन कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए। ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन है लड़ाई की, जब किसी कौम के साथ, किसी कंट्री के साथ, किसी स्टेट के साथ आपका ट्रीटी है। ट्रीटी कब साइन होता है, समझिएगा बात। पहले से मतलब टेंशन रहा हो, कोई वजह हो, कोई रीज़न हो, तो पहले से ट्रीटी साइन होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो पहले से ट्रीटी साइन है कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, या फिर हम आपको इस बात को हम मानेंगे इतना दिन तक, या फिर कुछ भी हो सकता है। ट्रीटी कुछ भी हो सकता है। तो उस ट्रीटी को वो एग्री करता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि रात में हम सोए हुए, हमारे सारे बस्ती वाले, हमारे सारे स्टेट, लेकिन वो क्या किया, 1 बजे रात को हमला कर दिया। ठीक है। यानी कि वो ट्रीटी तोड़ दी। तो क्या है, आप ट्रीटी जब वो तोड़ दिया तो आप उससे लड़ो। जाहिर सी बात है ना। मतलब ये क्या बात हुई यार, अभी बोल देता ना कि ट्रीटी तोड़ रहे हैं। अभी हम लोग सोए हुए थे यार, तुम रात में आकर के हमला कर दिया, हालांकि तुम्हारे साथ मेरा एग्रीमेंट था। तो कोई एग्रीमेंट तोड़ दे तो फिर लड़ो उससे। ठीक है। दूसरी बात इंसाफ के लिए। और तीसरी कंडीशन है क्या है कि ये तो हो गया, और ये चीज़ और समझ लो कि जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको केवल और केवल आपको शूरवीर बनने के लिए नहीं लड़ना है। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शो नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली और मैं बहुत एनर्जी कर लूँगा, ये हो जाएगा, जैसा कि आज भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। ठीक है। माल गनीमत के नाम से जो बातें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। असल ना कोई योद्धा बनने के लिए लड़ने वाला है, और ना कोई धन के लिए लड़ने वाला है। अगर कोई
योद्धा अपने को ये प्रस्तुत करने के लिए लड़ रहा है या फिर वो धन के लिए लड़ रहा है, तो यकीन मानो वो अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। उसकी अच्छाई वहाँ पर नहीं मानी जाएगी। वो इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना, वो इंसाफ के लिए लड़े, वो हक़ के लिए लड़े, वो सच्चाई के लिए लड़े, तो उस इंसान को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। शूरवीर बनने के लिए जो लड़े या फिर वो धन संपदा के लिए लड़े, उसको नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई के दौरान में अगर कोई बंदा सपोज़ डैट जिससे लड़ाई हो रही है, जिससे मतलब वो तो दुश्मन हो गया, अब वो क्या करता है, उसमें से कोई भाग करके यानी कि उसके साइड में आ जाता है। मतलब जो इस्लाम के मानने वाले जो लोग अपने आप को इस्लाम के मानने वाले, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनका ये क्या दायित्व होगा, अगर उनकी साइड से कोई भाग करके आ जाए इनके यहाँ, तो उनको पनाह देना पड़ेगा। सोचो कितना डेंजर बात है। वो जासूस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि वो जान की पनाह मांगे तो उसको जान की पनाह दो। देख रहे हो। दूसरी बात यह है कि जान की पनाह देने के साथ साथ उनको उनकी हिफाजत करो, उनको प्रोटेक्ट करो। दूसरी बात है कि अगर वो पूरा कम्युनिटी लड़ते लड़ते अगर वो कह ले कि ट्रीटी करना है तो ट्रीटी कर लो। ट्रीटी कब करेगा, जब हारने लगेगा तभी तो ट्रीटी करेगा, फिर भी आप ट्रीटी कर लो, कितनी बड़ी बात है। तीसरी बात ये है कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना, पेड़ को नहीं काटना, जानवरों पर हाथ नहीं उठाना, मज़दूरों को नहीं मारना। तो आप सोचिए ये लोग क्या कर रहे हैं जंग मैदान में, महिलाएं क्या कर रही है, नर्सिंग कर रही होगी, नर्सिंग कर रही होगी, किसी को मरहम पट्टी कर रही होगी, पानी पिला रही होगी। मज़दूर क्या कर रहे होंगे, हथियार ला रहा होगा, लेकिन क्या है कि आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ये इस्लाम का रूल है। तो जो लोग ये प्रोपगेट करते, गलत चीज़ें करते हैं ना, वो गलत करते हैं। ये लोग झूठ फैलाते हैं। ये लोग जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान रूलर थे, ये मुसलमान रूलर नहीं थे, ये केवल और केवल रूलर थे, इनको रूलर सिर्फ कहो, ठीक है। तो और बेहतरीन तरीके से जानना होगा तो कभी मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल करना, मैं सवाल का जवाब दूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर जो गलत चीज़ें जो फैली हुई है, थोड़ा सा मन करता है कि उसको भी क्लियर कर दूँ, तो मेरे दिल को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। चलिए, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ थोड़ा ये जान लो। पुर्तगाली का पतन देखिए, हमने कहा कि 1600 के बाद शुरू हो गई थी। तो चल देखिए, यहाँ पर 1580 से स्टार्ट हो रहा है। तो पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया था और स्पेन के वेतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया, ठीक है। मतलब इसका कंट्रोल करने वाला था, स्पेन कर रहा था, पुर्तगाल स्पेन के साथ जुड़ गया था, तो इसके साथ इसका पतन हो गया। और 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को कड़ा की शिकस्त दी थी, जिसके बाद स्पेन की सैनिक शक्ति छीन हो गई थी। पुर्तगाल के अंदरूनी मामले में उसकी शक्ति कमज़ोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों को इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वो राज को अपने हितों के प्रति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था और धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु थे, धर्माढ्य थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया था। विक्टोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई थी। पुर्तगालियों ने स्पेन को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक सीमित रखा। नियंत्रण कुछ क्षेत्रों तक रहा, उत्तर अफ्रीका, द्वीप, दमन, गोवा, तिमोर, मलाक्का, तो इसी तक सीमित रहा। और भारतीय शासकों की जनता के प्रति धार्मिक असंता रहा। धर्म को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करता था, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को नहीं देता था। ये डकैती करता था, लूटमार करता था और डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारी की शक्ति से संघर्ष करता रहा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। अब ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया और पुर्तगाल उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वितरक के रूप में व्यापार करता रहा। पुर्तगाली व्यापार पर पुर्तगाल राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। तो ये सब रीज़न था जिसकी वजह से पुर्तगाली का सुपारा साफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।